देखिए, मिडल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ा दूसरा पावरफुल देश बनने जा रहा है ईरान, और ईरान को ताकतवर करेगा रशिया। रशिया बहुत जल्द इस ईरान को न्यूक्लियर हथियार लाकर देने वाला है, और जैसे ही एक बार ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाते हैं, तब ईरान मिडल ईस्ट के अंदर दूसरा बड़ा सबसे पावरफुल देश बन जाएगा। देखिए, अब तक होता यह था कि अमेरिका इस इजराइल के थ्रू पूरे के पूरे मिडल ईस्ट को कंट्रोल करता था, लेकिन जैसे ही ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाएंगे ना, तब डायरेक्टली रशिया पूरे के पूरे मिडल ईस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, और बहुत सारे देश इस ईरान से डरेंगे भी। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत है ना, दो देशों को होने वाली है अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं तो। देखिए, सबसे पहली दिक्कत अमेरिका को होगी, दूसरी दिक्कत डायरेक्टली इसराइल को होगी, लेकिन और एक देश है जिसको इससे सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, वो है सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब का सबसे ज्यादा झगड़ा इस ईरान के साथ शिया सुन्नी की वजह से होता रहता है। अब देखिए, ईरान के पास किस तरीके से न्यूक्लियर हथियार आने वाले हैं, इसकी पूरी की पूरी जो खबर है, ये पूरी की पूरी कंफर्मेशन है किस व्यक्ति ने दी है, इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, रशिया के एक बहुत बड़े ताकतवर व्यक्ति है दिमित्री मेदवेदेव। इनको है ना रशिया के अंदर पुतिन का सबसे बड़ा करीबी व्यक्ति कहा जाता है, क्योंकि ये जो दिमित्री मेदवेदेव है ना, ये पुतिन के कहने पर 2008 में रशिया के राष्ट्रपति बने थे, और बाद में पुतिन के कहने पर इन्होंने 2012 में रशिया के राष्ट्रपति का पद छोड़ भी दिया था। बाद में 2012 में पुतिन खुद राष्ट्रपति बन गए रशिया के, और बाद में है ना पुतिन ने इस दिमित्री मेदवेदेव की, जो कि उनके काफी ज्यादा करीबी है पुतिन के, इनको 2020 तक, 2012 से 2020 तक रशिया का प्रधानमंत्री तक बना दिया था। अभी है ना फिलहाल ये दिमित्री मेदवेदेव लगभग रशिया के अंदर नेशनल सिक्योरिटी डिप्टी चेयरमैन है। तो फिर दिमित्री पुतिन के इतने ज्यादा करीबी होने के कारण है ना, पूरी दुनिया दिमित्री के शब्दों को पुतिन के शब्दों की तरह समझती है। तो फिर अभी भी है ना दिमित्री के शब्द मतलब पुतिन की शब्द, आप ऐसा मानकर चल सकते हैं। तो फिर इन्होंने है ना अभी पिछले हफ्ते रविवार को एक ट्वीट किया था, या उसी दिन ट्वीट किया था, मतलब जिस दिन अमेरिका ने ईरान के ऊपर B2 बॉम्बर से, जो ईरान के अंदर की 3 न्यूक्लियर साइट से, उसके ऊपर हमला किया था। तो फिर उसी दिन ये ट्वीट किया था दिमित्री ने। जो उस दिन ट्वीट किया था, अपने ट्वीट के अंदर उन्होंने 3 बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि जो अमेरिका के B2 बॉम्बर ने इतना बड़ा हमला किया ईरान के अंदर न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, उससे अमेरिका को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने इस ट्वीट के अंदर अमेरिका की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये जो अमेरिका ने हमला किया है, बस ऊपर के साइड नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहां पर यूरेनियम इनरिच किया जाता है, उसकी जो नीचे की सतह है, मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वहां पर कोई भी डैमेज देखने को नहीं मिला। उन्होंने दूसरी बात वहां पर यह भी कही कि जो यूरेनियम वहां पर उड़ाने की बात कह रहा है अमेरिका, वह अभी भी ये यूरेनियम वहां पर पूरी तरीके से दूसरी जगह पर एकदम सुरक्षित है। बाद में इसका यूज ईरान जरूर करेगा। और तीसरी बात यहां पर उन्होंने ये कही कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जो ईरान को डायरेक्टली परमाणु हथियार दे सकते हैं, और इन देशों के अंदर है ना, मतलब उन्होंने वहां पर कहीं पर भी नाम नहीं लिया, लेकिन आप मान सकते हैं कि 3 देश है जो कि डायरेक्टली ईरान को परमाणु हथियार दे सकते हैं। और इन 3 देशों के अंदर है ना, सबसे पहला चीन आता है, दूसरा रशिया आता है, और तीसरा नॉर्थ कोरिया आता है। तो फिर चीन डायरेक्टली है ना कभी भी इस ईरान को परमाणु हथियार नहीं देगा, क्योंकि चीन का बहुत सारे देशों के साथ व्यापार है। तो फिर चीन को है ना डर लगा रहता है कि अगर मैं डायरेक्टली दे भी डालू परमाणु हथियार, तो फिर चीन के ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं, बाद में उसकी इकोनॉमी जीडीपी के ऊपर क्राइसिस आ सकते हैं। तो फिर चीन डायरेक्टली कभी भी परमाणु हथियार नहीं देगा। ईरान को सपोर्ट करता है लेकिन डायरेक्टली हथियार नहीं देगा। इसके अलावा रूस भी डायरेक्टली कभी नहीं देगा, क्योंकि रूस के साथ है ना पहले से यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है। बाद में उसकी जो जीडीपी है, इकोनॉमी रशिया की, वो कुछ अच्छी तरीके से नहीं है। पहले से उसके ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया के ऊपर। तो फिर डायरेक्टली रशिया भी न्यूक्लियर हथियार ईरान को नहीं देगा। लेकिन तीसरा देश है ना, जो नॉर्थ कोरिया, वो डायरेक्टली पुतिन के कहने पर, मतलब रशिया के कहने पर है ना, डायरेक्टली ईरान को न्यूक्लियर हथियार दे सकता है। नो डाउट दे सकता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का ये जो पगला किम जोंग है ना, वो मतलब इसको किसी का डर नहीं है। और सबसे ज्यादा अगर ये किसी को मतलब अपना दुश्मन मानता है ना, कट्टर दुश्मन, तो फिर अमेरिका को मानता है। तो फिर अगर पुतिन कह डाले ना, तो फिर कुछ पैसे लेकर ईरान को न्यूक्लियर हथियार दे डालो, तो फिर वैसे भी है ना, ये किंग जोंग पुतिन के कहने पर डायरेक्टली न्यूक्लियर हथियार दे सकता है। क्योंकि ये पगला किंग जोंग कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये किंग जोंग अगर किसी का सुनता है ना, तो फिर वो बस रूस और चीन, इन दोनों के अलावा किसी का नहीं सुनता। और नॉर्थ कोरिया का जो जीडीपी है, इकोनॉमी है ना, मतलब किंग जोंग को उससे भी कुछ इतना लेना देना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसको सैंक्शन से ऐसे कोई मसले से कोई डर नहीं रहता। तो फिर अगर एक बार ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाते हैं ना, तो फिर ईरान पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा ताकतवर बनने वाला है, और डायरेक्टली है ना फिर कोई भी देश इससे टक्कर नहीं लेगा, मतलब चाहे वो इसराइल हो, अमेरिका हो, या फिर कोई और देश हो। लेकिन आपको एक और चीज काफी ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ईरान के पास है ना फिलहाल, मतलब ऐसी एक चीज है जिसकी वजह से ईरान अभी भी परमाणु बम बना सकता है, और उसको है ना किसी की मदद बिल्कुल नहीं चाहिए। वो किसी का सपोर्ट लिए बिना अपना खुद का परमाणु बम बना सकता है। देखिए, हुआ यह था कि जब ईरान के अंदर बमबारी करने के लिए B2 बम्बर आए थे अमेरिका के, उन्होंने ईरान के अंदर के जो 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी साइट्स है, जैसे कि नातांज, फोर्डो और बुशर, वहां पर आके बमबारी की। और
डायरेक्टली है ना कुछ ही घंटों के अंदर अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि देखिए हमने तो ये जो ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां को, उस फैसिलिटी को हमने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, उड़ा दिया है, कुछ नहीं बचा, मतलब खंडर बना दिया है, ऐसा उन्होंने बात की। और जो यूरेनियम है वो सब कुछ उड़ा दिया। लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर है ना उनकी सच्चाई बाहर निकल कर आई। पहले तो है ना सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उसने आके कहा कि देखिए हमें इन साइट्स के ऊपर किसी भी तरीके की जो न्यूक्लियर रेडिएशन, मतलब जो रेडिएशन लीक होने की बात होती है ना, वो कोई भी चीज वहां पर दिखी नहीं। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर अमेरिका की जो रक्षा खुफिया एजेंसी है ना, उनकी कुछ रिपोर्ट्स बाहर निकल कर आई। उन्होंने कहा कि देखिए हमने जो ईरान के अंदर के जो न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, फैसिलिटीज के ऊपर हमला किया था ना, उससे ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को डैमेज तो पहुंचा है, लेकिन पूरी तरीके से ये साइट्स बर्बाद, मतलब खराब नहीं हुई। बस कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए ईरान का न्यूक्लियर बनाने का प्रोग्राम पीछे चला गया है। मतलब आज भी ईरान चाहे तो फिर से इन साइट्स को खुला करके अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्टिव, मतलब पूरी तरीके से ऑन करके यूरेनियम से ना परमाणु बम बना सकते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह थी कि ईरान को है ना पहले से पता चल चुका था कि अमेरिका के जो B2 बॉम्बर है वो उसके 3 न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने वाले हैं और यहाँ पर बमबारी करने वाले हैं। तो फिर ईरान ने है ना पहले से जो उसकी जो 400 किलोग्राम यूरेनियम था ना, वो पहले से इन साइड से हटा लिया था। और लगभग वो यूरेनियम लगभग 90% के आसपास इनरिचमेंट किया हुआ है। मतलब जो परमाणु बनाने के लिए इनरिच किया हुआ यूरेनियम चाहिए ना, वो उतना यूरेनियम लगभग अवेलेबल है। तो फिर लगभग है ना अभी ईरान के पास जो 400 किलोग्राम यूरेनियम है, तो फिर इससे लगभग ईरान 8 से 10 बम बना सकता है। हाँ, लेकिन इसकी जो मात्रा है, मतलब इस ये जो बम है ना वो छोटे बम बनेंगे, लगभग है ना 10 किलो टन के बम बनेंगे। 10 किलो टन के बम मतलब है ना लगभग 2 से 3 किलोमीटर का एरिया जहां पर भी पड़ेगा ये बम, लगभग उससे 2 से 3 किलोमीटर तक का एरिया पूरी तरीके से खत्म कर देगा। लेकिन जो बड़े बम होते हैं जैसे कि है ना यूरेनियम के बने परमाणु बम, वो लगभग है ना 100 किलो टन के होते हैं। तो फिर ये जो 100 किलो टन वाला जो बम होता है ना, वो लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। मतलब एक शहर को उड़ाने वाला बम होता है जो बड़ा वाला होता है। तो फिर ईरान के पास उतना यूरेनियम तो फिलहाल बचा नहीं है, मतलब है ही नहीं उसके पास। तो फिर जो उसका छोटा यूरेनियम है ना, वो उससे आराम से बम बना सकते हैं। और ईरान अगर ऐसे छोटे छोटे बम भी बना लेता है परमाणु बम, तो फिर इसको है ना कैरी करने के लिए जो मिसाइल चाहिए होगी, वो मिसाइल ऑलरेडी ईरान के पास है। ऐसे 2 मिसाइल है ईरान के पास। तो फिर इसी मिसाइल के थ्रू है ना ईरान आराम से है ना कहीं पर भी, मतलब आसपास के उसके जो देश है उनको टारगेट कर सकता है, या फिर जो अमेरिका की मिलिट्री फैसिलिटीज है जहां पर भी उसके आसपास की, वहां पर भी वो टारगेट कर सकता है। तो फिर ईरान आराम से है ना इन मिसाइल के थ्रू अपना जो परमाणु बम है वो इसराइल तक मार सकता है। इतना घातक हमला ईरान कर सकता है अगर वो न्यूक्लियर बम बना लेता है। तो फिर ईरान को है ना ये न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसी की भी मतलब जरूरत है नहीं, क्योंकि उसके पास पहले से यूरेनियम भी है और वो मिसाइल भी है। तो फिर फिलहाल है ना अभी ईरान ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर और क्रिस्टल कर दिया है। उसने कहा है कि देखिए हम है ना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो हमारा था वो कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। और उसने जो मतलब क्लियर कर दिया कि हम अभी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसे कि IAEA भी कहा जाता है, तो फिर इससे हम बाहर निकलते हैं, उसने कहा, और हम इसके अंदर रहना नहीं चाहते। तो फिर अभी वो उससे बाहर निकल गया और अभी वो खुले सांड की तरह घूमेगा और अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करेगा और यूरेनियम से वो बम भी बनाएगा। तो फिर उसके पास अभी फिलहाल है ना दो ऑप्शन है। एक तो डायरेक्टली नॉर्थ कोरिया से भी परमाणु बम ले सकता है और दूसरा अपने खुद से भी बना सकता है, और तीसरा मतलब वो उसकी साइट्स को पूरी तरीके से फिर से शुरू करके परमाणु बम बना सकता है। लेकिन उसमें काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जैसे वो अपने साइट्स को पूरी तरीके से खुला करना चालू करेगा, बाद में फिर से इसराइल उसके ऊपर अटैक कर सकता है, फिर अमेरिका अटैक कर सकता है। तो फिर ईरान जो है ना उससे पहले अभी कुछ ना कुछ जरूर करेगा। जो उसके पास अभी 400 किलोग्राम यूरेनियम है, तो फिर उससे या फिर नॉर्थ कोरिया, दोनों में से एक ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है, और वो जरूर इन दोनों में से किसी ना किसी ऑप्शन से परमाणु बम हासिल कर लेगा। और जब ईरान परमाणु बम हासिल कर लेगा तब ईरान को लगभग टक्कर देना नामुमकिन है। क्योंकि देखिए ईरान के पास है ना फिलहाल कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी इसराइल को उसने काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दी। लगभग ईरान है ना इस युद्ध के अंदर हारा नहीं, हम इतना जरूर बोल सकते हैं। दोनों के बीच में सीज फायर जरूर हुआ था, लेकिन हारा नहीं था ईरान, इतना हम कह सकते हैं। जो लोग बोल रहे थे इसराइल है ना डायरेक्टली मतलब 2-4 दिनों के अंदर ईरान को पूरी तरीके से दबा कर देगा और मतलब घुटने पे लाके खड़ा कर देगा, ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिला। जबकि इसराइल ने है ना पूरी तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का उड़ा दिया था, और पूरा का पूरा जो एयर बेस था ईरान का वो इसराइल के कंट्रोल में था। लेकिन फिर भी इसराइल ईरान को घुटने पर नहीं ला सका। और ईरान ने भी ना इसराइल के अंदर काफी ज्यादा तगड़ी मतलब बमबारी की थी। उसने अपने मिसाइल के थ्रू इतना स्ट्राइक दिया था। तो फिर ईरान के जो मिसाइल थे वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थे, तो फिर ईरान अपने मिसाइल्स के कारण ही है ना इतना अच्छा अटैक कर पाया था। तो फिर ईरान की जो खासियत थी उसकी मिसाइल और ड्रोन थी। तो फिर ईरान काफी ज्यादा तगड़ा एक देश निकल कर यहाँ पर
आया। तो फिर देखते हैं अब ईरान क्या करते हैं। और यहाँ पर एक बात भारत की है, देखिए भारत को है ना, भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये जो दोनों देश है मतलब ईरान और इजराइल दोनों ये आपस में लड़े, क्योंकि भारत तो है ना इन दोनों का साथ चाहता है, क्योंकि भारत के लिए दोनों देश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का इन दोनों के साथ अच्छा खासा व्यापार है और अच्छे खासे संबंध है। तो फिर भारत कभी नहीं चाहेगा कि ये दोनों देश आपस में लड़े। तो फिर जो कुछ था यही था। तो फिर देखते हैं अभी ईरान क्या करेगा क्या नहीं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर कुछ अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को।